हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी फिजिक्स क्लासेस संभा। आज हम जो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 को लेकर। सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 का नेम क्या है सर? चैप्टर नंबर 12 का नेम है बेटा एटम, हिंदी में बोले तो परमाणु। सबसे पहले इन्होंने कुछ बेसिक से फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखे हैं, देखिए जरा क्या है। बहुत ही इजी है। ये दिया द साइज ऑफ द एटम इन थॉम्सन्स मॉडल इज डॉट 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 द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। ऑप्शन दे रहा है मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम या मच लेस देन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो डिफरेंट। मतलब की बात ये है बेटा सिंपल से तरीके से कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो रदरफोर्ड मॉडल हो चाहे वो आपका थॉम्सन मॉडल हो, दोनों ही केस में जो एटम का जो साइज है वो क्या होता है, सेम। इसलिए आप लोग इसमें लिख सकते हैं नो डिफरेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें, अभी नेक्स्ट पेज में मैं हिंदी मीडियम को बता दूंगा, है ना। तो इसका हो जाएगा नो डिफरेंट, यानी दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इन इक्विलिब्रियम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डॉट 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 डॉट। मतलब ये कौन सा मॉडल है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। मतलब ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और एक में स्टेबल। तो फर्स्ट वाला जो मॉडल है, फर्स्ट वाले में आप लोग फिल कर दोगे थॉम्सन मॉडल। फर्स्ट में थॉम्सन, सेकंड में रदरफोर्ड। फर्स्ट में थॉम्सन, सेकंड में रदरफोर्ड। बात क्लियर है। अगला आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में थॉम्सन, सेकंड में रदरफोर्ड। थर्ड के लिए आपको क्या दिया है, अ क्लासिफिकेशन एटम बेस्ड ऑन डॉट 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 इज डूम्ड टू कोलैप्स। मतलब ये कोलैप्स के बारे में या डूम्ड के बारे में सब क्लास में बात हुई है। थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर थोड़े डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन थे बड़े बड़े, उनमें हमने वर्ड यूज किया हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला आपको क्या दिया है, अगले को इस बात को हम समझेंगे फोर्थ वाले पॉइंट पे हमें क्या बात कर रहे हैं। हाँ, एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नियरली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बट। मतलब कौन से नियरली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका थॉम्सन मॉडल में, काय में, थॉम्सन मॉडल में। What has a highly non-uniform mass distribution in रदरफोर्ड। यानी फर्स्ट वाले में आ गया थॉम्सन और दूसरे वाले में आ गया रदरफोर्ड। बात क्लियर है। हाँ बस, बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से दिया। अगला दिया था पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess most of the mass डॉट 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 डॉट। अब आपको इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपको एक तो दे दिया रदरफोर्ड और दूसरा दे दिया है आपको बोथ ऑफ द मॉडल्स। मतलब ये पूछ रहा है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess most of the mass। बिल्कुल सही बात है, तो आप लिख दोगे बोथ ऑफ द मॉडल, यानी दोनों ही जो आपके परमाणु मॉडल थे वो दोनों में यही सेम चीज थी। हिंदी में भी दिया है, वैसे समझा दिया मैंने, पीछे फटाफट आप लोग यहाँ समझ लें। थॉम्सन मॉडल में परमाणु का साइज, रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के साइज से भिन्न नहीं, यानी नो डिफरेंस, यानी कैसा होता है, बराबर होता है। दूसरा दिया डॉट 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 में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं। यानी पहले में भरा जाएगा थॉम्सन मॉडल, थॉम्सन मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। सी पॉइंट पे दिया डॉट 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 पर आधारित किसी क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। इसमें ये बात करें कि डॉट 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 मतलब किसी नाम की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है, सी वाले। ये इसके लिए हम बात करेंगे काय के लिए, रदरफोर्ड। और डी वाला दिया है आपको, डी वाले में भी पहले में आप लोग भर दोगे थॉम्सन, क्या भर दोगे, थॉम्सन, और दूसरे वाले में आप लोग भर दोगे रदरफोर्ड, क्या भर दोगे, रदरफोर्ड। डॉट 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 में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है दोनों मॉडलों में, रदरफोर्ड में। आंसर हो जाएगा दोनों मॉडलों। कहाँ हो जाएगा, दोनों, बोथ मॉडल्स, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे आप दोनों मॉडलों में। हाँ भाई, हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए, इजी है। ये पूछा सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। ठीक है,
What results do you expect? मान लीजिए स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। आपको अवसर प्राप्त होता है, आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? तो इसके लिए हम लोग सिंपल सी बात समझेंगे। द हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली वन, ये बात हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस, इसको पहले समझ लें आप, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? ओनली वन होता है। द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। मतलब जो हम ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ मतलब प्रोटॉन के मास से जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो कितना होता है? 4 टाइम्स। इसलिए हम बोल सकते हैं 10 अल्फा पार्टिकल्स वुड नॉट स्कैटर फ्रॉम सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल सॉलिड से स्कैटर नहीं होंगे, यानी हिंदी में बोल सकते हैं क्या कि वो एक तरीके से स्कैटर का मतलब है प्रक्षेपित नहीं होंगे। इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। क्लियर है भाई? हाँ भाई, हो गया सभी लोगों का क्लियर। अगला क्या दिया आपको? ये तो आपका सेकंड का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड। देखिए, a difference of 2.3 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, किसी एटम में, यानी आपको E का जो वैल्यू दिया है, कैपिटल E का वैल्यू, जो E का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 2.3 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9। क्लियर? जूल में आ गया। What is the frequency of the radiation emitted when the atom make the transition from the upper level to the lower level? मतलब कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? मतलब जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, जो विकिरण एमिटेड हो रहा है, उसकी आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। मतलब कि यदि परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में, उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। अपर लेवल से कहां जा रहा है? लोअर लेवल में जा रहा है। तो हमको सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम पढ़े H इक्वल टू E इक्वल टू H न्यू। न्यू की तो वैल्यू पूछ रहा है, न्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? E अपॉन में H। बताइए, E अपॉन में H, आप लोग ये वैल्यू पुट कर दे, सीधा आंसर आ जाएगा 2.3 1.6 10 दी पावर -9। 6.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -34। ये हो गया सर। तो आपके पास जो न्यू का वैल्यू कितना आएगा? 5.5 इंटू 10 दी पावर 14, 5.5 इंटू 10 दी पावर 14 हर्ट्ज, इंटू 10 दी पावर 14 हर्ट्ज। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हटा दो, इजी क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, सीधा वैल्यू पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या था? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एटम इज, मतलब जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो आपको कितनी दिया? माइनस का 13.6। ये वैल्यू हमें वैसे ही पता होना चाहिए, 13.6। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? मतलब इस स्टेट में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आपकी कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या हो सकती, इस बात को हम समझेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, पहले तो इस बात को आप लोग समझें बहुत अच्छे से कि आपकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपने हमने पढ़ा हमेशा क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कंसेप्ट पढ़ा है हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द टोटल एनर्जी व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के क्या होगी? इक्वल होगी, वो उसका क्या होगी? ट्वाइस, यानी कि डबल होगी। मतलब वो उसके जस्ट डबल होगी। अगर डबल होगी तो ये कितनी दी आपको? माइनस का, ये नोट ध्यान रखेंगे हम लोग, 13.6 दिया, इसका उल्टा हो जाएगा 17.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और वो सेम होगी, तो माइनस का 13.6। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर इसमें? ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो जस्ट ट्वाइस यानी उसका डबल होगी, और ये इसका क्या होगी, एक तरीके से ये सेम होगी, जो है वो उतना ही सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, देखिए। हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट ग्राउंड लेवल, मतलब शुरुआत में ग्राउंड लेवल पर है, absorb a photon which excites in the n equal to 4 level, determine the wavelength and frequency of photon। निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है, हाँ अवशोषित करता है, जो इससे n बराबर 4 स्तर तक, मतलब कि शुरुआत बात ये थी कि ये n बराबर 1 से कहां ले जा रहा था, n बराबर 4 तक। फोटोन की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमको फोटोन की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ई का फॉर्मूला था माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपॉन में क्या था आपका एन स्क्वायर था। ये सबको ध्यान है, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं निकालूं फॉर ग्राउंड लेवल, फॉर ग्राउंड लेवल n इक्वल टू 1, यानी कि E1 का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का 13.6, 1 का स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट केस में तो ये वैल्यू आ गया। सेकंड केस में क्या करेगा, फॉर अपर लेवल, लोअर लेवल से वो कहां जा रहा है भैया, अपर लेवल, है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दे रहा है क्वेश्चन में, n इक्वल टू 4, तो E2 का जो वैल्यू है माइनस का 13.6, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.85, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपकी? हाँ भाई, सबका हो गया ये। E1 हो गया, E2 हो गया, E1 और E2 की वैल्यू मिल गया। अब मैं निकालूंगा एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब जो अवशोषित ऊर्जा थी, हिंदी में भी सुन लिया करे बच्चे, एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब अवशोषित ऊर्जा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस का E1, तो डेल्टा E इक्वल टू E2 कितना है, E2 कितना, ये माइनस का ही तो आया था, ये था माइनस का 0.85, बिल्कुल। E2 कितना है भैया आपका, माइनस का 0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो डेल्टा E। तब हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए भैया, डेल्टा E का वैल्यू तो वो आ जाएगा 12.75, ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू यहाँ कंफर्म है बिल्कुल। बट डेल्टा ई इक्वल टू हम क्या जानते हैं पता है आप लोगों को, बट डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू। डेल्टा ई का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू हमें क्या निकालना है, न्यू का वैल्यू निकालना है। हमको वैल्यू चाहिए, वो क्या चाहिए, न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मान चाहिए। तो यहां से मैं सीधा लिखने जा रहा हूं, आप समझना, E इक्वल टू 12.75 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19, ये जूल में चेंज हो गया इसलिए, और अपॉन में आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 34, ये भी जूल सेकंड में आ गया। अगर आप इसको सॉल्व कर दे तो ये आ जाएगा आपका न्यू इक्वल टू 3.1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 15, 3.1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 15 हर्ट्ज, ये तो क्या आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस में इसी में वो क्या पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू और पूछ रहा है। तो जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, C अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो C का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 दी पावर 8, और ये दिया है 3.1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर, इससे प्लस किया तो 10 दी पावर 7, 10 दी पावर 7 तो सीधा सीधा आ गया, तो 9.7 इंटू 10 दी पावर 9.7 इंटू 10 दी पावर माइनस का 8, काय में आएगा सर, ये मीटर में आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू बेटा काय में आएगी, मीटर में आएगी। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही था, हो गया सबका। देखिए जरा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया है, यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 1 2 एंड 3। सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ द दीज लेवल्स। बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉनों की चाल परिकलित कीजिए। इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए, यानी हमको टाइम भी निकालना है। सबसे पहले तो हमें एक बात समझना है, वो ये बात है कि वी एन इक्वल टू क्या होता है। सर वी एन मतलब कि ऑर्बिटल के लिए या एन लेवल जो एनर्जी लेवल होता है उसके लिए हम जो चाल निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, वी एन इक्वल टू वो क्या होता है, हम लिखेंगे 1/137 c अपॉन में n। यहाँ पर n क्या है, अगर n का वैल्यू 1 है तो n 1 रहेगा, n का वैल्यू 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। मतलब जो n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा करेंगे हम तो v1 इक्वल टू 1/37 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपॉन में जो n का वैल्यू 1 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.18 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर पर सेकंड। सर सिमिलरली आप ऐसे v2 ऐसे ही v3 मतलब v1 v2 v3 सबका वैल्यू ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल सबका वैल्यू ऐसे आएगा तो ये आ जाएगा 1.09 मल्टीप्लाई 10⁶। ये तो v2 के लिए आ गया और अगला जो v3 के लिए जो वैल्यू वो आ जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई 10⁵। ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। तीन चीज, ये आपके पास तीन वैल्यू सीधे v1 v2 v3 के वैल्यू आ चुके। मतलब कि फर्स्ट केस तो हमने निकाल दिया है कि आपको ये पूछा था स्पीड, तो स्पीड का वैल्यू आप सब इस बात को v1 के लिए v2 के लिए v3 सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है। अगले केस में वो काय की बात कर रहा है बेटा, टाइम पीरियड। काय के लिए टाइम पीरियड हिंदी में बोले तो आवर्तकाल या कक्षीय अवधि को हमें परिकलित करना है। तो इसके लिए टी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखेंगे, 2πrn अपॉन में v। टी इक्वल टू हम जानते हैं 2πrn अपॉन में v। सर v मतलब v को अपन ने क्यों लिखा है, इसको v के लिए n ले सकते। सर सबके लिए अलग अलग ही वैल्यूज होंगी, जो r का वैल्यू है ना वो भी स्पेशली सबके लिए अलग अलग जाएगा। अब r का वैल्यू r1 के लिए कितना हुआ, r2 के लिए कितना हुआ, ये तो सबके लिए अलग अलग बात है सर। अब हम बात करें सबसे पहले rn इक्वल टू, ये भी बात समझे हम, rn इक्वल टू होता है r1n स्क्वायर। rn का वैल्यू ये निकल के आएगा, ये हमने क्लास में पढ़ा है कि वो उसके n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फिल करना चाहता था इलेक्ट्रॉन को, तो हमने बात की थी rn इक्वल टू r1n स्क्वायर। r यहाँ पर क्या रेडियस या डिस्टेंस बोले हम, रेडियस या डिस्टेंस हम जो भी बात करें उसके लिए हमने किया। अगर ये r1 का वैल्यू अगर n बराबर 2 है, इस बात को समझिए, ये तो r1 है, अगर n बराबर 2 है तो r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4r1। और n बराबर 3 है तो r3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9r1। 4r1 9r1 4r1 9r1, ये वैल्यू हम समझ पा रहे हैं। मतलब ये तो आपको r2 का वैल्यू मिल गया सर, r3 का वैल्यू बिल्कुल मिल गया बेटा। अब हमको क्या के लिए ध्यान रखना है, 4 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है क्या, हाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है 4 हाइड्रोजन एटम स्पेशली दिया है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे हम 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हमको जो R के वैल्यू दे रखे हैं अलग से उनको हम समझेंगे। जो T1 का वैल्यू है पहले तो R1 का जो वैल्यू उसको हम समझेंगे। ये दिया है R1 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या सर, ये वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है। हाँ, जो हाइड्रोजन रेडियस होता है, हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो इतनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब 4n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 सबके लिए हमने अलग अलग वैल्यू निकाल रखी है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 सबके लिए अलग अलग आप लोग वैल्यू पुट करते चले तो हमारे पास ये वैल्यू आती जाएगी। बात क्लियर है? मतलब R1 का वैल्यू इतना है। क्लियर? अब देखिए
टी का वैल्यू क्या है आपके पास, टी का वैल्यू निकालना है। पहले तो T1 ही निकालेंगे फर्स्ट के लिए, तो 2 पाई का मतलब 3.14, R1 मतलब कि 1, R1 मतलब कि 1, और R1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 0.53 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 40, 10 दी पावर माइनस का 10, और अपॉन में v का वैल्यू कितना है सर, फर्स्ट के लिए बात करें ना तो v1 2.18 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 6। तब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.52 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 6 सेकेंड। क्योंकि टाइम पीरियड या फिर जो आवर्तकाल होता है उसका यूनिट क्या होता है सेकेंड, 1.52 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 2 सेकेंड। बात क्लियर है? हाँ भाई, 1.52 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 16 सेकेंड। ये तो हो गया हमारे लिए, कहेगा क्लियर हो गया सर ये फर्स्ट के लिए। सेकंड बात आती है 4 सेकंड के लिए हम निकालते हैं T2। अगर आप T2 इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखना 3.14 मल्टीप्लाई 0.53 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 4, मल्टीप्लाई का क्या कर दोगे आप 4 का, और अपॉन में आ जाएगा कितना V2 मतलब कि 1.09 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 6, जो 6 था या माइनस का 6 था, ये सेकंड केस में 6 था, हाँ 6 था, यहाँ भी ये 6 ही है भाई, प्लस का है ना, ये भी प्लस का 6, ये ध्यान नहीं दिया हमने, ये भी प्लस का 6। आप सिमिलरली क्या निकाल सकते हो T3 का वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास T1 का वैल्यू आ गया, इसके और करोगे तो T2 का मिल जाएगा, और आप सेम ऐसे 2 ये वैल्यू रखा, ये रखा, और यहाँ 4 की कितना पुट कर दोगे आप 9 पुट कर दोगे, और सर V3 का वैल्यू कितना है 7.2 इंटू 10 दी पावर 5। आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो T1 T2 T3 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे मेन चीज कंसेप्ट था वो हम समझ रहे हैं, क्या है सर, T इक्वल होता है 2 पाई r अपॉन में v, T इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई r अपॉन में v। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कितना दिया भैया, R1 इक्वल टू दिया है 5.3 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 11, 10 दी पावर माइनस का 11। बात क्लियर? सर Rn इक्वल टू आप जानते हैं बिल्कुल R1n स्क्वायर, R1n स्क्वायर। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द N2 एंड N3 ऑफ ऑर्बिट। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 है। कक्षा n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्या क्या है, यानी वो आपसे काय की वैल्यू पूछ रहा है r की, और सर ये तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से क्वेश्चन लग रहा है, कुछ नहीं वैल्यू पुट करवा रहा है। हाँ, अगर R1 के लिए मैं निकाल रहा हूं R2 निकालूंगा तो R1 मतलब 5.3 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 11 और n स्क्वायर यानी 4। R3 क्या आ जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, बिल्कुल आ जाएगा। सीधा वैल्यू पुट कर दे, बिल्कुल कर दो, तो ये आ जाएगा 2.12 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 10, 2.12 10 दी पावर माइनस, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.77 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस, ये भी मीटर में और ये भी क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट यूज किया हुआ था, Rn इक्वल टू होता है R1n, ये हम ध्यान रखें। और ये फॉर्मूला हमें लर्न है तो हमारा हर एक आंसर तुरंत तरीके से सीधा सीधा निकल के आ सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। A equal to 12.5 electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature what series, ये दिया हमको, what series of the wavelength will be emitted, मतलब कि हमको एक तरीके से एनर्जी चीज की जो वैल्यू है या हमको जो लैम्डा की जो वैल्यू मिलने वाली है, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमको ये वैल्यू निकालना है। लैम्डा के लिए जो वैल्यू है, हाँ भाई देखिए जरा, लैम्डा का जो वैल्यू हम उससे क्या निकाल सकते हैं, तो हम टक लगे 3 दिन आते, मैं भी लिखा पड़ी लगी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What is the series of wavelength will be emitted? कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई किन तरंग दैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी? मतलब कि जो तरंग दैर्ध्य होंगी उनकी श्रेणी क्या होगी, उसके लिए हमें ये बात करना है। सबसे पहले इसके लिए मेरे पास एक जो फॉर्मूला है सिंपल सी हमने जो पढ़ा है उसको हम देखेंगे। ई एन इक्वल टू ई एन रिक्वायर होगा यानी माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर यहाँ आएगा। आई थिंक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? माइनस का 13.6 अपॉन में इलेक्ट्रॉन। दस द एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट्स आर। अब अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होता है। एन इक्वल टू अगर 1 होगा, अगर एन इक्वल टू 1 होगा तो ई 1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 13.6 अपॉन में 1 स्क्वायर यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है? ऐसे ही अगर यहाँ पर n इक्वल टू 2 लिया तो E2 का वैल्यू क्या होगा? माइनस का 13.6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। इसका 4 का अगर आप लोग डिवाइड लगाएंगे, अगर 4 का आप डिवाइड लगाओगे तो आपके पास ये डिवाइड करने पर जो सीधा वैल्यू आ जाएगा उसको ही हम रख दें यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3.4। कितना आ जाएगा? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन। और कितना निकालना है? कितने बम्बार्ड निकालना है आपको? E3 तक पर्याप्त है सर। E4 E5 तमाम वैल्यू आएगी, बट हम E3 समझ लें। n इक्वल टू E3 इक्वल टू सेम ऐसे माइनस का 3.6 अपॉन में आ गया 9। माइनस का 13.6 अपॉन में 9 आ गया। आपने इसका डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस का 1.51, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली N4 E4 इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा E4 का वैल्यू आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आ गया। E1 का आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया, E4 आ गया। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में, E4 माइनस E1, हमारे पास एक डाटा निकालना है E4 माइनस E1 और दूसरा हम लोग निकालने जा रहे हैं E3 माइनस E1, E3 माइनस का E1। पहले तो मैंने इससे निकाला लास्ट वाले से, यानी 0.85 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 तो ये आ गया 12 आपको सिंपल तरीके से आ जाएगा 12.775। क्लियर है भाई? 12.75 इसको ऐड कर दें आप लोग, ये आ जाएगा 12.75। ये तो आपका ये डिफरेंस आ गया। ऐसे E3 कितना? E3 का जो वैल्यू है वो कितना? E4 का वैल्यू माइनस में आया था, बिल्कुल आया था। E4 का वैल्यू भी माइनस में आया था, बिल्कुल ये माइनस नहीं है। E3 का वैल्यू क्या है? माइनस का 1.51 और प्लस 13.6, तो आपके पास इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको एनर्जी डिफरेंस है, एक तरीके से वो फाइंड हो चुके हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी विल गो फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 3। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को रीच कर रहा था वो कहां गया था? 1 से 3 तक, इसलिए हमने 1 से 3 का जो डिफरेंस है उस चीज को लिए निकाल दिया। अब सबसे पहले दिया है इन ट्रांजिशन फ्रॉम n to n2, मतलब हम इस बात को समझेंगे। सबसे फर्स्ट केस बोला है इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2, मतलब n इक्वल टू 3 से कहा गया है? n के 2 वाले केस पे गया है, तब इसका जो वैल्यू है उसके लिए हमें ये जो वैल्यू है वो निकालना है। डेल्टा E इक्वल टू, तब डेल्टा E क्या आएगा बेटा? डेल्टा E तब आ जाएगा आपका E3 माइनस का E1। E3 माइनस का E1 फर्स्ट केस में बता रहा हूं मैं, E3 माइनस का E1। E3 कितना है भैया?
E3 का वैल्यू दिया आपको माइनस का 1.51 और माइनस E1 तो आ जाएगा प्लस का 13.6। दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस का 13.6। ये आपको E3 माइनस का E1 यानी ये जो डिफरेंस आया था अपन को वो निकालना है 3.4। E3 माइनस का E2 निकालना था, E3 माइनस का E2। T मतलब कि कितना है 3.4। जब दोनों को हमने ओवरऑल ऐड किया तो ये आ गया आपका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो फर्स्ट केस में आ गया। क्लियर है? मेरे पास डेल्टा E की वैल्यू आ गई, तब मेरे पास जो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू वो क्या आएगी? लैम्डा की वैल्यू जो हाइड्रोजन वाले केस में, इसमें इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन के लिए कह रहा है, तो उसके लिए हमें यू के रूप पता है 12375 और अपॉन में काय की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई की। अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा ई, तो 1375 अपॉन में 189 अपॉन में 189 अपॉन में 189 है, तो इसका आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6548, मतलब 6548 एंगस्ट्रॉम। 6548 एंगस्ट्रॉम। सो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया है, बिल्कुल मैंने ये वैल्यू बिल्कुल ही सीधा का सीधा पुट कर दिया। सेकंड केस में क्या है भाई, सेम ऐसे ही हमको लोग निकालना है एनर्जी डिफरेंस। कहां निकालना है भैया? जब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n टू n1, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 2 से टू n इक्वल टू 1, यानी कि हम निकाल सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस का E1। E2 कितना है भाई? E2 है माइनस का 3.4 माइनस का 13.6 माइनस माइनस क्या हो गया आपका ये प्लस हो गया। माइनस माइनस में आपका ये वैल्यू सीधा क्या प्लस हो गया, तो हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आपके पास जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 12375 और अपन में आ जाएगा 10.2। तो ये जो लैम्डा का वैल्यू आएगा आपके पास वो फिक्स वैल्यू आ जाएगी 1213 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा? 1213 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर है? ऐसे ही थर्ड केस आया भाई मेरे भाई थर्ड केस क्या आएगा? थर्ड केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो n इक्वल टू 3 से कहा जा रहा है फर्स्ट में, मतलब कि हम जा रहे हैं n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। ये आ जाएगा डेल्टा E इक्वल टू आपका आ जाएगा E3 माइनस का E1। तो डेल्टा E इक्वल टू E3 का वैल्यू कितना है? E3 माइनस का 1.51 माइनस माइनस प्लस 13.6। तो डेल्टा E इक्वल टू इस केस में आपका आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है सिंपल तरीके से वही वेवलेंथ फिर निकालना है। तो आप इस वेवलेंथ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही चीज है 12375 और अपॉन में आ जाएगा 1.09, ये आ जाएगा 1023 एंगस्ट्रॉम। 1023 एंगस्ट्रॉम ये हमने फिक्स निकाल दिया। द लाइमन सीरीज ऑफ वेवलेंथ। अब इसके हिसाब से हम एक एक से बता सकते हैं इन चीजों को सीधा सीधा वैल्यू की कौन सी सीरीज कायम में आ रही है। अब हम इस बात को समझ ले भाई कि जो 10 मतलब 1023 या 1023 है वो आपका कायम में आ रहा है भैया लाइमन सीरीज। कायम में आ रहा है लाइमन श्रेणी में, लाइमन श्रेणी में। सेकंड केस में दिया है एंड 1213 ये एंड ये दोनों आ रहे हैं एंड बाल्मर सीरीज ऑफ द वेवलेंथ ये, और जो बाल्मर सीरीज है उसकी वेवलेंथ कितनी दी आपको? ये आ जाएगी 6548। ये तो बाल्मर सीरीज में आ जाएगी और ये कहां में आ जाएगी? लाइमन सीरीज। हमको ये बताना था कि तरंग दैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। आप वैसे ये भी बता सकते हैं, रेंज की जरूरत नहीं है अपन को। इसकी फर्स्ट वाले केस में तरंग दैर्ध्य ये रही, इसको लैम्डा 1 बोल दो, इसको लैम्डा 2 बोल दो और इसको लैम्डा 3 बोल दो। तीनों केसेस में ये वैल्यू पूछ रहा है सीधा सीधा। आप लोग ले लें भैया फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है उसके हिसाब से इसको फटाफट निकालना है। हाँ भाई देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the
द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन ऑर्बिट 1.5, ये ऑर्बिट दिया, रेडियस दिया। अच्छा, बोर मॉडल क्या है, सूर्य के चारों ओर 1 आर का जो वैल्यू दिया आपको, जो आर का वैल्यू दिया वो दिया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। कक्षीय वेग से परिक्रमा करती है, यानी कि कक्षीय वेग, यानी आपको v का वैल्यू भी दे रखा है, जो v का वैल्यू वो कितना दिया है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और भी कोई डाटा है क्या? हाँ सर, मास और दिया है, मास दिया है बेटा आपको 6 × 10⁻24 की अर्थ का मास। हाँ, क्या पूछ रहा है कि परिक्रमा करती है पृथ्वी की अवलाक्षणिक क्वांटम संख्या, यानी कि हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। हमको जो वैल्यू है वो कौन सी निकालना है, n का मान अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। हम बोर के मॉडल से बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर का जो मॉडल था वो क्या था, इसका एक क्वांटम कंडीशन थी, हिंदी बोलते थे क्वांटम प्रतिबंध, mvr = nh, ऐसा बोलेंगे आप, nh/2π, nh/2π हम ये वैल्यू रखा करते थे। अब ये सब वैल्यू आपके पास है, आपको निकालना है तो सिर्फ क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे क्या करेंगे, देखना n = आप कर दो इसको, आप लिख सकते हो mvr × 2π/h। बात क्लियर है, mvr 2π/h, mvr 2π/h, 2 पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू कितना है, r का 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11, v का वैल्यू कितना है भैया 3 × 10⁴, m का वैल्यू कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, और अपॉन में h क्या है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ये आपके पास सीधा सीधा जो वैल्यू है वो आ गई। हमको ये सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻74, 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻74। सर ये वैल्यू फिक्स है, बिल्कुल ये वैल्यू फिक्स है। देखिए बेटा आपका चैप्टर नंबर 12 तक हो गया कंप्लीट, इस बात को हम समझे। इसके बाद हम जो बात करते हैं, इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। आज के इस वीडियो में इतना ही।